नमस्कार, राष्ट्रवाद में स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत कैर। राष्ट्रवाद देश से बढ़कर कुछ नहीं। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद थम नहीं रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है और अब लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा विवाद जेल तक पहुंच चुका है। अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बांद्रा कोर्ट ने आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 29 अप्रैल को जमानत पर सुनवाई होनी। इससे पहले कल दिन भर ड्रामे के बाद कल रात को नवनीत राणा को गिरफ्तार किया गया, जो कि अमरावती से सांसद। टाइम्स नाउ नवभारत के पास राणा दंपत्ति की रिमांड कॉपी है, जिसमें हिंसा की आशंका को देखते हुए गिरफ्तारी की बात कही गई। राणा दंपत्ति पर राजद्रोह का केस भी लगाया गया। एक तरफ राणा दंपत्ति को हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए जेल की हवा खानी पड़ी, तो कल देर रात जब बीजेपी नेता किरीट सोमैया थाने में राणा दंपति से मिलने पहुंचे तो किरीट सोमैया की गाड़ी पर हमला किया गया। इन दोनों घटनाओं पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला बोला और पूछा कि अगर महाराष्ट्र में नहीं तो क्या पाकिस्तान में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। बीजेपी उद्धव सरकार पर लगातार आरोप लगा रही। हाल फिलहाल कैसे कई मामले सामने आए जिसमें उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व वाली सोच पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व वाली सोच को किनारे कर दिया। आज इसी मसले पर राष्ट्रवाद में चर्चा होगी, लेकिन चर्चा से पहले कुछ तथ्य आपके सामने हम रखेंगे जिनको आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। पहला तथ्य, बाला साहब ठाकरे ने जिसे हिंदू विरोधी कहा, उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया शिवसेना ने और महाआघाड़ी सरकार के चलते यह गठबंधन बनाया गया। 22 दिन में मतलूब अहमद गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन एक पत्रकार के खिलाफ एफआईआर हो जाती है। एक नेत्री सांसद के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा लगता है, गिरफ्तारी होती है। यह दर्शाता है किस तरह से खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। हनुमान चालीसा से नफरत, हिंदुओं की आस्था से आपको नफरत हो गई। और जैसा मैंने यह मैनिफेस्टो इसीलिए सामने रखा कि अगर आपकी सोच यह थी कि इसको आप हटा देंगे, तो आज उसी धारा का इस्तेमाल करके आप कार्रवाई कर रहे हैं। मुंबई पुलिस के इतिहास का सबसे शर्मनाक दौर चल रहा है और जिस प्रकार से पुलिस अपना कर्तव्य भूलकर केवल सरकार के दबाव में काम कर रही है, ऐसा मुंबई में हमने पहले नहीं देखा। विशेष रूप से किरीट सोमैया जो जेड प्रोटेक्टी है, वो ऑफिशियली इन्फॉर्म करके पुलिस स्टेशन में आते हैं। आने के बाद वो पुलिस को कहते हैं कि बाहर 70-80-100 लोग जमा है और ये लोगों का प्लान है मेरे ऊपर हमला करने का। बावजूद उसके पुलिस उनको एक प्रकार से गुंडों के हवाले कर देती है। साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा हम बोलेंगे ऐसा कहने वाले राणा पति पत्नी को उनके घर में जाकर अरेस्ट की जाती है। हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? बीजेपी उद्धव सरकार पर आरोप लगा रही है। हाल फिलहाल में से कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व वाली सोच पर लगातार सवाल उठे हैं। सवाल लगातार उठाया गया कि क्या सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व वाली जो शिवसेना की सोच का कोर हुआ करता था, उस सोच को किनारे कर दिया है। आज इसी सवाल पर हम बहस करें, उससे पहले कुछ और तथ्य आपके सामने लाने बहुत जरूरी है। पहला तथ्य यह है कि जिस कांग्रेस को बाला साहब ठाकरे ने हिंदू विरोधी कहा, उस कांग्रेस के साथ महाआघाड़ी गठबंधन के साथ सरकार बनाई। दूसरा तथ्य, अप्रैल 2022 में लाउड स्पीकर पर नियम तय किए गए और नासिक कमीशन ने फैसला लिया कि अजान से 15 मिनट पहले और बाद में हनुमान चालीसा पर रोक रहे। जो मस्जिद है उनके 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा
नहीं गाई जा सकेगी, उनका प्रवचन नहीं किया जा सकेगा। हालांकि बाद में कमिश्नर पर कार्रवाई की। दिसंबर 2021 में हिंदू धर्मगुरु कालीचरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। हालांकि कालीचरण महाराज के खिलाफ कई आपत्तिजनक केस भी थे जिन पर कार्रवाई हुई थी। अगस्त 2021 में जन्माष्टमी पर दही हांडी प्रोग्राम पर रोक लगा दी गई। साल 2021 में ही जब कोविड काल था, सब कुछ बंद था, तो सब कुछ खुला। शराब की दुकानें खुली, बार खुले, लेकिन मंदिर खोलने की अनुमति नहीं दी गई। आपको याद होगा सिद्धिविनायक मंदिर के ठीक बाहर कई दिनों तक धरना प्रदर्शन किया गया था। देश भर के जो हिंदू धर्म गुरु हैं, उन्होंने भी आह्वान किया था सरकार से कि मंदिरों को खोला जाए, भगवान को ताले में बंद ना रखा जाए, लेकिन उद्धव सरकार ने किसी की नहीं सुनी। मार्च 2021 में होलिका दहन कार्यक्रम होना था, लेकिन उस पर रोक लगा दी गई। जुलाई 2020 में राम मंदिर के भूमि पूजन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने का सुझाव दिया। जनवरी 2020 में 200 मुस्लिम नेताओं से उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई और ये कहा गया कि किसी को भी देश छोड़ना नहीं पड़ेगा। बात वाजिब है, लेकिन ये सिर्फ किसी धर्म विशेष को एड्रेस करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप धर्म विशेष को एड्रेस करते हैं और ये कहते हैं कि आपको देश छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप बीच में डिवीजन पैदा कर रहे हैं। लाउडस्पीकर वाले विवाद में महाराष्ट्र में लगातार तूल बढ़ता जा रहा है। राज ठाकरे ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की धमकी दी और ऐसा नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। अब ठाकरे वर्सेस ठाकरे की लड़ाई में कौन भारी पड़ेगा, ये एक सवाल। लेकिन कल और आज महाराष्ट्र में हुए महाभारत पर किसका क्या कहना है, सबसे पहले आपको यह सुनवाते हैं। ज्युडिशियल कस्टडी दिया गया है आणि त्याच्यानंतर पोलिसांनी अप्रोप्रिएट ऍक्शन म्हणून इस प्रकार की गुंडागिरी एक ठाकरे सरकार की माफिया पुलिस कर सकती है। देख लेंगे, दिल्ली में जाएंगे, जो करना हो कर लीजिए। ऐसे में राष्ट्रवाद में आज के सवाल है कि हनुमान चालीसा पर बड़ा खेल तो सांसद को जेल। सवाल यह कि ठाकरे वर्सेस ठाकरे, तो 3 मई की तैयारी है, तो कौन किस पर भारी। सवाल है कि हनुमान चालीसा पर विवाद सिर्फ बहाना है, असलियत में बीएमसी चुनाव पर निशाना है। सवाल है कि क्या हिंदुत्व पर उद्धव ठाकरे की सोच बदल चुकी है। इन्हीं सवालों को लेकर जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। निरंजन शेट्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। देश रतन निगम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कुशल धुरी हमारे साथ हैं, नेता हैं एमएनएस से। अजय वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस से। और संजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं शिवसेना से। सबसे पहले संजय जी, सवाल मेरा आप ही से है कि क्या हिंदुत्व को लेकर के, सनातन को लेकर के शिवसेना की सोच बदल चुकी है क्या? ये सोच तो शिवसेना तय करेगी या दूसरे लोग तय करेंगे कि मेरा सवाल है सर आपसे, विचारधारा पे मैं तय नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं आपसे। हमारी सोच हिंदुत्व पे थी, शिवसेना की सोच हिंदुत्व पे है और हिंदुत्व पे ही रहेगी। अब के इनके दिल में जो दर्द है वो दूसरे किस्म का है। इनका दर्द ये है कि शिवसेना ने कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों किया। लेकिन यही सवाल मैं इनसे पूछता हूँ, इसी शिवसेना को सत्ता से बाहर करने के लिए इन्होंने 2 दिन के लिए निकाह किया कांग्रेस से। क्या एनसीपी कांग्रेस नहीं है? जिस शिवसेना ने अपने 50 साल का संगठन इन्हें दिया, 25 साल सत्ता के साथ कंप्रोमाइज किया, फिर 3 पीढ़ियां दी कि इनकी देश के अंदर सरकार बने। सर, सत्ता बनाने के लिए आप किससे गठबंधन करते हैं, किसके साथ जाते हैं, अपनी विचारधारा से कितना कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आपका आंतरिक विषय हो सकता है। लेकिन बाह्य विषय यह है कि क्या महाराष्ट्र के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ना अब कानूनन अपराध माना जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए नवनीत राणा और रवि राणा को दोनों को बुलाया भी जाएगा, मातोश्री में बुलाया जाएगा, वक्त दिया जाएगा। ऐसे थोड़ी ना, उनसे पढ़वाया भी जाएगा। अगर बहुत अच्छे से पढ़ी तो उनको इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन एक तरीका होता है किसी के घर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ने का, एक समय लिया जाता है, बातचीत की जाती है। हनुमान चालीसा है वो आस्था के साथ आदमी पढ़ता है, कोई गजल या नुमाइश नहीं है कि आप लाके पढ़ाएंगे, उसमें मजे लेंगे तो फिर इनाम देंगे। तो ये बात तो आप नवनीत राणा से कहिए ना कि कोई नुमाइश है क्या? हाँ। कि मतलब जहां मर्जी जाके करेंगी वो नवनीत राणा, रवि राणा जहां मर्जी जाके जब मर्जी
कहते हैं कि उठ के मुंह उठा करके कहेंगी कि हाँ। तेरे को यहाँ ऐसा पढ़ना है। मुख्यमंत्री है वो एक प्रदेश के, हाँ। एक प्रदेश मुख्यमंत्री के घर पे जाकर के किस तरह से जाया जाता है, किस तरह से क्या किया जाता है। तो संजय जी मैं ये समझूं कि एक सांसद है वो, मातोश्री एक विधायक है वो। मातोश्री किस हो बात के चाहे सांसद, किस वर्षा बात के हो, विधायक है जिनमें इन दोनों राजनीति के सभ्यता बाहर नहीं, कोई हनुमान राजनीति चालीसा अगर तमीज पढ़ेगा नहीं, तो वो कि- सजा का हकदार होगा। क्या ऐसा है? मातोश्री हो चाहे वर्षा हो कि इन दोनों के बाहर अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो सजा का हकदार होगा। नहीं, मातोश्री के बाहर कोई हनुमान चालीसा पढ़े या मातोश्री में हनुमान चालीसा पढ़े, इससे कोई दिक्कत नहीं है। गजब हाल है लेकिन संजय जी मैं आप ही के मुख्यमंत्री- शब्दों को दोहरा रहा हूं सर। पिछली लाइन में आप ही ने कहा कि यहां अगर पढ़ेंगी तो क्या नुमाइश है क्या? नहीं, आप मुझे बताइए कि किसी के भी घर पर आके एक मुख्यमंत्री, आप उसके घर के अंदर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो उनसे टाइम तो लेंगी, उनसे कहेंगी तो सही। हाँ। ये थोड़ी है आप, उनका मकसद हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, उनका मकसद राजनीति करना है। अगर हनुमान चालीसा पढ़ना उनका मकसद होता तो आदर सम्मान के साथ उनको बुलाया जाता। हाँ। आज 40 साल से, इतने सालों से आज कौन सा इंजेक्शन लग गया उनको ऐसा हनुमान चालीसा पढ़ने का? हाँ। कि मातोश्री में कौन सा मतलब वरदान मांगा उन्होंने ऐसा कि मातोश्री में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? इस बात का तो ये जवाब मैं वरदान चाहूंगा निरंजन शेट्टी दे। निरंजन शेट्टी दो चीजों का जवाब दीजिएगा। पहली बात तो ये कि क्या महाराष्ट्र में प्रथा है क्या आप हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी को घर बुलाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ बहुत बेहतर किया तो आप उसको इनाम देंगे, खास तौर पर अगर पढ़ने वाला वो सांसद हो आपने चीज को तो? पकड़ लिया। पहला ये सवाल। दूसरा सवाल है कि क्या नहीं, मातोश्री संजय और जी को- वर्षा के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना कानूनन अपराध है? नहीं, आ रहा हूं पहले अजय जी, मैं तो आपसे आपके संजय- पास आ रहा हूं। शेट्टी साहब संजय- जवाब ले लूं, उसके बाद अजय जी मैं आपके पास जी, आ रहा हूं। पहले संजय गुप्ता जी को शायद ये पता नहीं होगा जिस प्रकार से वो आह्वान करना चाहते हैं। इन्हीं के एक विभाग प्रमुख जी ने, जो हमारे दक्षिण मुंबई को बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक बात कही थी और एक प्रतियोगिता लगाती थी आजान के संदर्भ में। अब ये वो शिवसेना है जो कल तक आजान सुनने की भी उनको अच्छा नहीं लगता था। कुछ दिनों के पश्चात जैसे तिगाड़ी सरकार अजान की बनाती आवाज है, सुनकर लाउड स्पीकर पर इनको प्रधानमंत्री साहब अपना आवाज भाषण मीठी देते लगने हैं। लगती है। अजान की आपको आवाज पता सुन है, करके अब ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय पाठक अपना भाषण रोक देते हैं और आप उनकी तारीफ करते हैं। करते रहेंगे तो मैं आपको पूरी तरह से बात नहीं करने दूंगा। नहीं, मुझे टोका टोकरी का 1 to 1 कीजिए। आप आप 1 to 1 कीजिए, आपकी बात को मैंने बहुत 1 to 1 कीजिए। आप मुझे बात करने दीजिए, उसके बाद मेरे जवाब तरीका दूसरा अपनाइए शिवसेना को अपने साथ लाने का। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ संजय जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी वही शिवसेना है जो कल तक वही हिंदुत्व शिवसेना की है। बात करती थी और आज भी करते हैं। आज उनको अजान की आवाज सुनकर आप से साथ हो जाते हैं। आपके विभाग प्रमुख आपके डिप्टी और आप चीफ मिनिस्टर पूरी ब्रजेश पाठक जी नहीं, को बताते निरंजन जी हैं। और संजय गुप्ता जी एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे सर, ओवरलैप होगी, दर्शकों का सिर्फ समय व्यर्थ होगा। ना आपकी विचारधारा लोगों तक पहुंच पाएगी और ना शिवसेना का एजेंडा क्या है वो लोगों तक पहुंच पाएगा। मैं दोनों सचिवों के पास लौट रहा हूं सर। इसी बीच वीरनाथ मंगेशकर अवार्ड सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। मैं वापस लौट रहा हूं सर, वो तस्वीरें दिखा देते हैं, उसके बाद चर्चा पर हम लोग वापस लौट रहे हैं। साथ आदिनाथ मंगेशकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और ये उसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे हैं। स्वर्गीय लता मंगेशकर के सम्मान में इस पुरस्कार को शुरू भी किया गया है। दरअसल आज सुर साम्राज्ञी स्वर्गीय लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर जी की 80वीं पुण्यतिथि है और ऐसे में इसी खास मौके पर इस लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की जा रही है। To one of the greatest leaders this planet has ever seen, our honorable and most beloved Prime Minister, the truly one and only Gurudev Yuga Purush, Shri Narendra Damodar Das Modi.
A very warm welcome to His Excellency, the Honorable Governor of the State of Maharashtra, Adarniya Shri Bhagat Singh Ji Koshiyari Ji. I'm sure the audience will understand what kind of emotions I'm going through. It is so overwhelming to be in the presence of Gurudev, honestly. So, a very warm welcome to a galaxy of dignitaries that is here. There is an absolute galaxy of dignitaries present here. There is everybody from various walks of life. And there's such a large galaxy that I will simply say a very warm welcome, sirs, to all of you. All these years, लता आदिनाथ मंगेशकर अवार्ड में कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा, उस पर वापस हम लोग लौटेंगे। फिलहाल चर्चा का सीधा हम लोग रुख करते हैं और मैं सीधा सवाल अजय जी आपसे रहेगा। जरा सरकार में साथी आप हैं, ये कौन सी परिपाटी है कि अगर एक सांसद ये कहते हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो उनको उठा करके राजद्रोह केस लगा करके जेल में डाल दिया जाए? अनंत जी, हनुमान जय हनुमंत ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तो लोग उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा, बजरंग बली की जय। देखिए, हनुमान चालीसा के बारे में कहा जाता है उसको कभी अधूरा नहीं पढ़ते। नहीं, पूरा सुना दूंगा मैं आपको, आप कहे तो टाइम दे दे। पूरा हनुमान नाटक भी, हनुमान चालीसा भी, और मैं और कोई सुना देता हूँ, पूरा सुनाता हूँ। मेरा निवेदन सिर्फ इतना था सर कि मंत्रों का हम यथावत सम्मान रखें और उसको चर्चा के विषय के दौरान उनका तथ्यात्मक हम लोग इस्तेमाल ना करें। एग्जैक्टली मैं आपके मुंह से यही सुनना चाहता था। अब मैं अपनी डिबेट शुरू करूंगा, इसलिए तो मैंने पढ़ा है। सुन लीजिए अब आप, ये हनुमान जी का अपमान और हनुमान चालीसा का अपमान भारतीय जनता पार्टी की सह पर इन सांसद ने किया। हनुमान चालीसा को और हनुमान जी को आप कहीं भी बेच देंगे, कहीं भी दिखा देंगे, कहीं भी पढ़ देंगे। शर्म करनी चाहिए इन राणा को और राणा परिवार को कि हमारे इष्ट देव हनुमान को बेइज्जत करने का काम इस हिंदुस्तान में बीजेपी की सह पर करा जा रहा है, वो भी महाराष्ट्र, मराठा और मानुस की धरती पर करा जा रहा है। आपने अभी कहा ना कि कैसे मान सम्मान रखा जाता है, वो किसी के घर के बाहर जाके, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कैसे हनुमान जी हमारे रिश्ते बाहर जाके पढ़ देंगे? उनके खिलाफ तो और भी जो मुकदमे लग सकते हैं वो लगने चाहिए। कैसे हमारे भगवान की आस्था के प्रतीक की बेइज्जती करेंगे? तो राजद्रोह कैसे हुआ सर? करते हैं, हम निंदा करते हैं इस चीज। अजय जी, वो राजद्रोह कैसे हुआ? चलिए मैं आपकी इसी बात को मानता हूं कि भाई वो, हालांकि हनुमान चालीसा पढ़ने की कौन सी तय जगहें होती हैं, मैं इस पर भी आप चाहूंगा कि प्रकाश डालिएगा। लेकिन पहले मुझे बताइए कि अगर आपको एक लग रहा है कि आस्था पर चोट है, ये आस्था पर चोट है, तो ये राजद्रोह कैसे हो गया? भगवान का नाम बिना अर्थ के कहीं पढ़ सकते हैं? आपसे मैं पूछना चाहूंगा, उसके लिए कौन सा निर्धारित समय और टाइम है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं? अनंत जी जरा बताएंगे। अभी मैं हनुमान श्रद्धा से पढ़ रहा था, आपने फौरन क्वेश्चन मार्क उठा दिया। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। नहीं, मेरे सवाल सिर्फ इसलिए नहीं उठाया कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। बहुत बेहतर बात है अगर आप अपनी आस्था को फॉलो करते हैं। मेरा सवाल सिर्फ इस बात को लेकर था कि मंत्रों के बारे में उनकी पवित्रता तभी समझी जाती है और आरतियों के बारे में, चालीसा के बारे में, जब आप उनको एक लय में पूरा पढ़ते हैं। चर्चा में इतना वक्त नहीं होता सर कि हम पूरा हनुमान चालीसा हनुमान बताना चाहता हूं, सांसद बड़े होते हैं, हनुमान जी बड़े होते हैं, एमपी बड़े होते हैं, आदमी बड़े हैं, भगवान बड़े होते हैं। आप कैसे पढ़ लेंगे हनुमान चालीसा की बेइज्जती और हनुमान जी की बेइज्जती की जा रही है? हाँ। एक एमपी द्वारा और एक सांसद और एक सरकार के द्वारा। ये सहन हिंदुस्तान नहीं करेगा। 136 करोड़ लोग इसको अनुमति नहीं देंगे और कोई सहन नहीं करेगा। और आप कांग्रेस की बात और उद्धव ठाकरे की बात करते हैं। हाँ। ये तो बहुत अच्छा करा है कि उनके खिलाफ और भी धाराएं लगनी चाहिए थी। और जो भी ऐसा करेगा, जो भगवान को बेइज्जत करेगा, जो भगवान को बेचने का काम। अजय जी, फिर तो कांग्रेस को सर इस बात पर प्रकाश डालना चाहिए। हालांकि बात पुरानी है, लेकिन यहां पर वो अपना अहमियत रखती है कि जनेऊ कहां पहना जाता है। इस बात पर भी आपको प्रकाश डालना चाहिए था। आपत्ति तब भी उठाई जानी चाहिए थी जब जनेऊ कपड़ों के ऊपर पहना गया था। आज की बात करिए। मैं आज ही, मैंने कहा सर बात पुरानी है, लेकिन आज की तारीख में आपने जो सवाल उठा दिया उसको लेकर के मौजूद हैं। नहीं, आज की बात करिए ना। आज की बात भी मैं कर लूंगा सर, ठीक है। एक्चुअली में बीजेपी जो है ना, हाँ। वो महाराष्ट्र से अपनी हार को अभी तक पचा नहीं पा रही है। हाँ। क्योंकि उनको सबसे ज्यादा अपनी हार की जो है महाराष्ट्र की सत्ता जाने से, ये सत्ता, भाई बीच में ना बोले आप, आपके बीच में मैं नहीं बोला था। नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आप शांत रहिए प्लीज, शांत रहिए। आपने उनके बीच में टोका था, शांत रहे। अनंत जी,
ये सत्ता लोभी लोग, ये सत्ता लालूप लोग, ये नकली हिंदू, मैं कहना चाहता हूं, ये झूठे भगवान राम के नाम पे चंदा और जमीनों में घोटाला करते हैं, हनुमान जी को बेचने का और बेइज्जत करने का काम करते हैं। ये देश के लोग माफ नहीं करेंगे। इन्हें सत्ता तो मिल सकती है, मैं कहता हूं कि देश के लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए। ठीक है सर, आपकी मैंने पूरी बात सुनी, अब बाकी वर्ग की बात जा रहा हूं। देशरतन निगम जी, मेरा सवाल फिर वही है जो सवाल मैंने सबसे पहले संजय गुप्ता से पूछा, फिर अजय जी से पूछा, वही मैं लेकर के आपके पास में आ रहा हूं सर, कि किसी के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। पहली बात तो ये बताइए कि ये क्या इतना बड़ा अपराध है कि आपको जेल हो जाए, और दूसरा, अगर कांग्रेस ये कहती है, जबर भाई कहते हैं कि आस्था का ये अपमान है, तो फिर ये राजद्रोह कैसे हो गया? जी अनंत जी, क्योंकि पैनल में सिर्फ मैं ही एक वकील भी हूं जी, तो मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। अगर राजद्रोह का अगर आप धारा देखें तो उसमें किसी भी तरीके से राजद्रोह का मुकदमा नहीं बनता है। नोटिस 41A का जो इशू किया था वो 153A का किया था, दो समुदाय के बीच में झगड़ा लगाना या द्वेष पैदा करने का, वो मामला बन नहीं रहा था। तो इन्होंने इनको देखिए धोखाधड़ी से अरेस्ट किया है, बताया नहीं था, कहीं और ले जा रहे थे, बाद में अरेस्ट किया। तो ये सरकार के खिलाफ भी इस पर कार्रवाई हो सकती है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, और एक बीच में मत बोलिए प्लीज, आपसे गुजारिश है बीच में ना बोले। देश निगम जी, आप बॉम्बे में उनके साथ मौजूद थे क्या? आप शांत रहेंगे थोड़ा, आप शांत रहेंगे। देखिए मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूँ। किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, अपनी राय तो रख सकते हैं। नहीं, अपनी राय आप रखिएगा सर, जब देशरतन निगम जी अपनी बात पूरी कर लें जी, तब अपनी राय रखिएगा सर, मैं नाम लेकर के आपके पास में आऊंगा। जी धन्यवाद जी। राजद्रोह का मुकदमा किसी भी तरीके से नहीं बनता। राजद्रोह के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ कहा है कि कोई हिंसा अगर होने वाली हो, उससे लगे कि हिंसा, इस तरह का किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया। और दूसरे में ये बता दूं कि हनुमान चालीसा पढ़ना, वो भी जहां मातोश्री में, जहां पहले हनुमान चालीसा हमेशा पढ़ी जाती थी, शायद आज भी पढ़ी जाती होगी, लेकिन राजनीति के तौर पर उसका इस्तेमाल करके उनको जेल भेज देना, और वो भी जो सुने हुए सांसद हैं चुने हुए, तो इस तरह का देखिए कहीं देखा नहीं गया है, इस तरह के जो हालात हैं वहां पर। और ये देखिए, जब आप इस तरह की सरकार बनाते हैं, जब आप डिपेंडेंट होते हैं, किसी पे आश्रित होते हैं, कांग्रेस पे और उस पे, तो आप अकेले खुद भी नहीं कर सकते, पीछे से बहुत सारे इन पे दबाव हैं, जिसके कारण ये अपनी नीति नहीं लागू कर पा रहे हैं। मैं शिवसेना को साथ कहता हूँ, इनके वर्कर्स नहीं चाहते, मैं संजय गुप्ता जी की पीड़ा समझ सकता हूँ, इनसे मेरी बहुत चर्चा हुई है। ये भी हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है किसी के घर के, और ये भी जानते हैं कि इनके अंदर पीड़ा है, लेकिन ये व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। इनकी मजबूरी है कि इस तरह के हालात। निगम जी, एक बात बताइए आप मुझे, हनुमान चालीसा पढ़ना कब से ये अपराध हो गया? मुझे ठीक है, मैं चाहूंगा सर कुशल दूरी चर्चा में आए। कुशल दूरी जरा बताइए मुझे कि क्या जब राज ठाकरे ने दावा किया था कि भाई 3 तारीख तक, ये ऐलान किया था कि भाई 3 तारीख तक जो लाउड स्पीकर होते हैं वो उतर जाएं, उसी के पैरेलल वक्त में ही नवनीत राणा की तरफ से मुहिम छड़ी गई थी हनुमान चालीसा को पढ़ने के लिए। तो क्या ये अजान वर्सेस हनुमान चालीसा चल रहा है क्या महाराष्ट्र में इस वक्त पर? देखिए, ऐसा है कि हमारा विषय अजान वर्सेस हनुमान चालीसा का नहीं था, ये इनका विषय इन्होंने गरम किया है। हमारा टॉपिक ये था कि बस जो लाउड स्पीकर को लेके जो 2005 में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसके ऊपर से जो आपको लाउड स्पीकर उतारने हैं, हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं। हर किसी को अपना काम करना जरूरी है, अपनी इबादत करना जरूरी है, पर जरूरी नहीं कि अगर मैं मेरा हनुमान चालीसा जोर जोर से गाऊं और वो सामने वाले को नहीं सुना है तो मैं जबरदस्ती क्यों सुनाऊं। हमारा स्टैंड इतना है कि बस जो रूल्स है वो फॉलो कीजिए। महाराष्ट्र में सर आप कर भी नहीं सकते ना, अगर आप किसी और के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपको राजद्रोह में अंदर डाल दिया जाएगा। अभी तो आज लैंडमार्क तैयार हो गया ना, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे थे। नारेबाजी को लेकर संजय जी मैं आपके पास में आ जाऊंगा। और जो राणा परिवार की तरफ से एफआईआर लिखाई गई थी, जो शिकायत किया गया था, उसमें किसका नाम पर कितने शिवसेना कार्यकर्ता थे, मैं वो सब नंबर लेके आपके पास में आऊंगा। सर कुशल दूरी अपनी बात जरा पूरी कर ले एक बार, मैं दुनान से आऊंगा आपके पास। देखो, हमारा अक्षय तृतीया के दिन हम जोर से हमारी महाआरती होने वाली हर जगह पे पूरे महाराष्ट्र में हम अनुरोध करेंगे कि इससे पूरे देश में उस दिन किया जाए। हम तो करेंगे, हम आपको महाआरती कहाँ करने वाले हैं आप कुशल दूरी? अपने घर के अंदर करने वाले हैं कि कहीं और करने वाले हैं?
हर मंदिर के बाहर करेंगे, जहां जहां हमें मंदिर मिलेगा हम वहां करेंगे और जोर से करेंगे। और मंदिर के आसपास जिन लोगों के घर उनको पसंद ना आया तो यही तो हम दर्शाना चाहते हैं। हाँ, हमें भी पसंद नहीं आता है, आप भी फॉलो कर रहे हैं, हम भी फॉलो करेंगे। अगर आपका नहीं रुकेगा तो हमारा भी नहीं रुकेगा। हाँ। हम भी करते रहेंगे। नहीं, उसमें आपको और हमारे के मतलब ही नहीं है सर। ये तो आपकी जो टक्कर होगी वो सीधे सरकार से ही होगी। जी, सरकार को देखिए, सरकार को ऐसे कि सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। हाँ। अब शिवसेना का अब सम्माननीय चीफ मिनिस्टर साहब का स्टैंड क्या है वो तो अभी तक मालूम नहीं है, क्योंकि इस बार अभी तक खाली राष्ट्रवादी ही आगे बोलती जा रही है, इस पे कोई कुछ बोल नहीं रहा है। हाँ। सरकार का ऑफिशियल मैं संजय जी से पूछ रहा हूं, संजय जी बताइए जरा कि 3 तारीख को जो ये जगह जगह आयोजन करने वाले हैं, क्या करेगी शिवसेना? आपकी सरकार की तरफ से सहमति है या शिवसैनिक धरना देंगे वहां पर, उसके बाद फिर जेल होगी? देखिए हम क्या करेंगे और ये क्या करेंगे, ये राजनीतिक कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहीं नहीं था। लेकिन महाराष्ट्र में कोई अगर कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करेगा तो बंटी बबली की आरती करना मतलब कानून व्यवस्था खराब करना होता है क्या संजय जी? क्या चीज को? अगर हम भाई आरती कर रहे हैं तो उससे क्या कानून व्यवस्था खराब होने वाली है? आरती वगैरह आप कहीं भी करें, कोई कानून व्यवस्था खराब नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि आरती कहीं चौक चौराहों पर नहीं होती, आरती मंदिरों में होती है, अपने घरों में होती है या किसी समारोह में होती है। आरतियों को चौक चौराहों पे करने की कोशिश करके या इस तरह का काम करके आप हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए। आपको हर चीज का करने से हिंदू धर्म नीचा दिखाएगा। अच्छा ठीक है संजय जी, मैं चाहूंगा देशरतन निगम जी इस मामले में, देशरतन निगम जी बताइए, ये खाली क्या ये हिंदू धर्म के लिए लागू होता है क्या कि आप खुले में आरती नहीं कर सकते, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, उसी से आपत्ति होती है क्या? देखिए, इनको पहले धर्म के बारे में, बाकी पंथ है, हम लोग सिर्फ धर्म है, सनातन धर्म, ये इसका इनको फर्क पता होना चाहिए। हमारे यहाँ प्रभात फेरियां निकलती हैं ढोल मंजीरों के साथ, जगह जगह गली मोहल्ले में निकलती हैं। ये अभी से नहीं, सनातन काल से हमारे चीज आप कह रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन आकस्मिक गाँव में जाते हैं, आकस्मिक कीर्तन करते हुए कहाँ होती है? आकस्मिक कभी भी तो ये खड़े हो जाएंगे, आप किसी के घर पे जबरदस्ती जाके करने की कोशिश करेंगे या चौराहे पे जाकर करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कहाँ होता है? हमारे यहाँ, ऐसा हमारे धर्म में नहीं होता। सुन लीजिए, हमारा धर्म इतनी छूट देता है, हमारा धर्म कोई हर चौक पे आरती करिए। एक सेकंड में आ रहा हूं सर आपकी बात। अरे आपका धर्म कुशल जी, मैं आ रहा हूं आपकी बात, हिंदुस्तान का संविधान एक एक करके बात करेंगे ना सर, सब लोग एक साथ बोलेंगे तो मामले मजा नहीं आएगा। सब मेहमान अब तक एक करके बात करते हैं। देखिए बुद्धिजीवी एक करके बात करेंगे सर, आपकी बात मैंने पूरी सुनी, संक्षेप में देश को धर्मों में मत बांटिए, देश को संविधान के अनुसार चलने दीजिए, हिंदुस्तान को धर्मों में मत बांटिए। सुन लीजिए वर्मा जी, हमारा संविधान कभी मना नहीं करता कि हम चलाते हैं बैठकर। अरे आप एक मिनट शांत हो जाएं, एजेंडा आपका एक्सपोज हो रहा है इसलिए आप परेशान हैं। नहीं, आप एजेंडा मत चलाइए। मैं तो अपनी बात बोलूंगा। ये देश संविधान से चलता है, हिजाब से, धार्मिक सद्भावना से, कांग्रेस के धार्मिक उन्माद फैलाने से नहीं चलता। ये देश की चर्चा करिए कभी आप पेट्रोल डीजल हनुमान चालीसा की चर्चा तो अभी आई है तो दिल में बसते हैं। आप पेट्रोल डीजल महंगाई तो वर्मा जी मुझे एक बात बताइए, गरीबों की मौत, इस पे भी चर्चा कर लीजिए। आप देसी हिंदी में कहावत है कि कहीं का रोड़ा भागवती ने कुंभा जोड़ा, वही वाली बात आप कर देते हैं। अब आपसे पूछेंगे भाई आपके जो पार्षद है राजस्थान में, उनका नाम चूंकि मतलूब अहमद है, क्या आपने इसीलिए कार्रवाई नहीं की 22 दिन से? देश हित की बात करिए, धार्मिक वर्मा जी मुझे बताइए ना, आप जो धार्मिक डिवीजन की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए इसी बीच में अगर ऐसी तथ्य रखे जाएंगे तो आपसे कोई सवाल पूछ सकता है कि भाई राजस्थान में करौली हिंसा में मतलूब अहमद नाम था उस आरोपी का, क्या इसलिए कार्रवाई नहीं हुई क्या? मतलूब अहमद क्योंकि वो कार्रवाई वो आरोपी था इसलिए कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा है क्या? सोशल फैब्रिक खत्म मत करने दीजिए। अजय वर्मा जी बताइए, मतलूब अहमद उसका नाम था इसलिए कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा सच है क्या? मजबूत है, आप हिंदुओं को हटा दीजिए, फिर देख लीजिए देश का क्या हाल होगा। अनंत जी, राजस्थान में आप मतलूब की बात कर रहे हैं, वो एक गुजर जो है बीजेपी का नेता, वो भी तभी से फरार है। वहाँ बराबर के लोग हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है। तो कमजोरी सर ये आपकी पुलिस की है। एक सेकंड देशरतन जी, मैं आपकी बात लौट रहा हूँ सर। अजय जी, कमजोरी फिर ये आपकी पुलिस की है। अगर आपके आरोपी लगातार फरार हो रहे हैं और एक महीने तक आप दंगे के आरोपी को पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो कमजोरी आपकी पुलिस की है, 25 लोग बीजेपी का कुछ लेना नहीं है। आनंद जी बता रहा हूँ, 25 लोग अरेस्ट किया और लाठर साहब जो डीजीपी राजस्थान है, उनकी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका वक्तव्य सुना? सर मैंने लाठर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख ली,
मैंने वो भी देख लिया कि जो व्यक्ति जयपुर में मौजूद था उसके नाम की एफआईआर लिख दी गई थी। वो व्यक्ति अपनी गूगल लोकेशन, अपने फेसबुक लाइव दिखा रहा है कि मैं उस वक्त जयपुर में था और पुलिस अभी कह रही थी कि करौली में जाकर वो हिंसा कर रहा था। मैंने वो भी देख लिया। टाइम्स नाउ नवभारत पर उसी के दौरान मैंने एसपी का उस फोनो भी लिया था। एसपी साहब भी मान रहे थे कि उन्होंने साक्ष्य दे दिए हैं, एफआईआर में गलत नाम लिखवा दिया गया है। जी नहीं, तो मैंने नहीं, आप भले ही सर झूठा कहिए, लेकिन मेरे आंखों के सामने की बात जो है ये खराब कौन कर रहा है? हाँ। हम चाहते हैं कि मुद्दों से मत भटकाइए हिंदुस्तान के लोगों को। तो मैं सर मुद्दे पे रह रहा हूं और मुद्दे को लेकर के मैं वापस बीजेपी की बात करूं। रंजन शेट्टी जी की बात, रंजन शेट्टी मुझे खाली इस बात का जवाब दे दीजिए जिस बात को लेकर मैंने पहले भी सवाल उठाया था। एक सेकंड अजय वर्मा जी आ रहा हूं। रंजन शेट्टी मुझे बताइए कि क्या महाराष्ट्र में ऐसा कोई नियम है कि मुख्यमंत्री के घर के बाहर कोई धार्मिक आह्वान नहीं हो सकता, कोई धार्मिक गतिविधि नहीं हो सकती, कोई अजान नहीं पढ़ी जा सकती, नमाज नहीं हो सकती, गुरुद्वारे में शब्द नहीं पढ़े जा सकते या आरती नहीं पढ़ी जा सकती, ऐसा कुछ है क्या? आनंद जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ना संजय जी या अन्य अजय जी भी मुझे हस्तक्षेप न करें। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले संजय जी को और अजय जी को पूछना चाहता हूँ। अजय जी शांत रहे। मैंने तो कभी हस्तक्षेप नहीं करा था, आप ही बोले थे बीच में माइक लेकर। मैं तो आपसे अनुरोध किया था, आप अनावश्यक ही शुरू में आके अपने आप को आबेल मुझे मार कर रहे हैं। मेरे भाई, आप तो बड़े नेता है, आपकी देश में सरकार है, आपकी हनक है। हो गया, आप अपनी सीढ़ी कंटिन्यू करिए। जहां पर है वहां पर आपने कोई कानून लगा रखा है क्या कि हमारे एक पदाधिकारी वहां से गुजरेंगे तो वहां पर आप पत्थर, गिरीश सोमैया जी अगर राणा जी को मिलने जाएंगे तो आप संजय राउत जी ने कहा कि एक दो पत्थरों से हम लोग डर इस महाभारत में कई शिखंडी हैं। एक सेकंड संजय गुप्ता थोड़ा शांत रहिए सर, 1 to 1 हम लोग बात करेंगे। राजन जी, आपने जिस बात की 1992 में और 93 के बाद संजय जी को शायद याद नहीं होगा, इन्होंने पूरे मुंबई शहर में महाआरती का आयोजन किया था। वो रस्तों पर था, वो किसी गिरजाघर या मंदिर नहीं था। शायद उनको ये भूल चुके होंगे। तो ये जब वो वहां महाआरती कर रहे थे तब कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ी क्या? वो समय की मांग की जरूरत थी। तो अगर आज वो एक मिनट दीजिए, आपका समय आएगा तो जवाब दीजिए। तो यदि आज होना ये चाहिए था जब राणा जी वहां पर मुख्यमंत्री के निवास पर आकर और वहां पर श्रद्धेय भारत से ठाकरे जिनके घर पे जैसे देश की रतन जी ने कहा, मैं स्वयं जानता हूँ कि उनके घर में कितना अच्छा पठन होता है। वहां पर हनुमान चालीसा का पठन करा के उनका स्वागत एक जनप्रतिनिधि दूसरे जनप्रतिनिधि को मिलता, इस प्रकार का एक समुदाय। और मुझे लगता है कि इस प्रकार से साहब आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही। देशरत्न निगम जी, मेरा संक्षेप में सिर्फ सवाल ये कि हनुमान चालीसा कहाँ पढ़ी जाएगी, कहाँ नहीं पढ़ी जाएगी, तय कौन करेगा, मुझे बता दीजिए। या तो सरकार ये साफ कर देती, और दूसरी बात तो ये है कि जिस वक्त नोटिस जारी किया घर के अंदर रहने के लिए, नवनीत राणा और उनके पति उस घर के अंदर थे। घर के अंदर से अरेस्ट करते हैं। देशरत्न जी, आपकी तरफ से ऑडियो आपका म्यूट हो गया है सर। मेरा आपके स्टूडियो से परेशानी होगी। अब आ रही आवाज सर। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि देखिए 149 सीआरपीसी में जो नोटिस दिया गया था वो घर में रहने का दिया गया था, वो घर के अंदर थे। और उससे पहले जो कोई नोटिस जो 22 तारीख को भी जो दिया गया था उसमें भी उनको घर पे रहने के लिए बोला था, घर से बाहर नहीं निकले थे और उनको बाहर कुछ और बोल के ले गए थे। देखिए, अरेस्ट करने के लिए नहीं ले गए थे, तो धोखाधड़ी वाला ये हिरासत में लिया है उनको, बाहर जाके कहीं और ले जाके। देशरत्न जी उनके साथ मौजूद थे क्या? और अरे ये वो सारे फैक्ट्स सत्य हैं, सामने हैं। अरे आप वहां मौजूद थे तो बता दो। अगर आप वहां थे तो मैं मान लूंगा कि आपके फोटो है, कोई फोटो दिखा दीजिए। आप कैसे कह रहे हैं झूठ को प्रचारित कर रहे हैं? किया आपने, उन्होंने जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। पहले कोई और नोटिस दिया, फिर बाद में कोई और दिया। हजूर, मैं तो आपसे आपकी हर बात को सच चांद पे पानी मानते, चांद पर होके आए थे क्या? आप न्याय के प्रतीक है, मैं तो सच मान रहा हूँ। अजय वर्मा जी, मुझे बताइए, चांद पे पानी मानते कि नहीं मानते? बता रहा हूँ कहाँ गलती हुई। अजय वर्मा जी, चांद पे पानी मानते कि नहीं मानते? वैज्ञानिक कहते हैं। किसी नेता के पास वो दिमाग नहीं था
जनार्दन जी, अजय वर्मा जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना न्यायपालिका सर। बता देगी, जज बता देंगे। अजय वर्मा जी, उन्होंने एक सेकंड देशरतन जी, मैं वापस कर रहा हूँ सर। अजय वर्मा जी की कुछ जिज्ञासा है। अजय वर्मा जी मुझे बताइए, चांद पे पानी मानते कि नहीं मानते, ऐसा है क्या? बता रहा हूँ, चांद पे पानी है, जीवन की संभावना मानते हैं? महाराष्ट्र गवर्नमेंट की मैं आज बता रहा हूँ, मुझसे लिखवा लीजिए। ऐसी फजीयत होगी जब ये हाई कोर्ट में जाएगा मामला, तो आप लोग मैंने मान लिया नहीं रहेंगे। आप लोग मैंने देशरतन जी, न्यायपालिका को आप अपना काम कर दीजिए, वो जज कर देंगे। आप अगर स्पेशल जज नियुक्त हुए हैं तो आज ही कानून पास कर दीजिए। मेरा अनुरोध आपसे, मैं आपको आपकी कमजोरी बताऊंगा। नहीं, मेरी तरफ से वकील नॉमिनेट कोई है। मैं अपनी इज्जत दांव पे लगा रहा हूँ कि कल को कोर्ट में क्या होगा। आप हमारी तरफ से ना तो नॉमिनेट है, ना सरकार की तरफ से नॉमिनेट है। आपको कानून अगर आप बीजेपी की तरफ से नॉमिनेट है तो वो अलग बात है। अपना जिस तरह से वहां पर इन्होंने अन्याय किया, अत्याचार किया है, हनुमान चालीसा तो अगर आप बीजेपी की तरफ से नॉमिनेट है तो बात कर लीजिए। हमारी तरफ से तो आप नॉमिनेट है नहीं साहब, ना वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से है, ना अजय वर्मा जी, चर्चा का डेकोरम बनाए रखते हैं हम लोग सर। सर मैं अनंत जी, मैं कुछ कह रहा हूं, मैं तो आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि न्यायपालिका को अपना काम करने दीजिए, कोर्ट कर देगी। आपको अगर वकील हमने नियुक्त किया है या सरकार ने कराया तो आप राय दीजिए। बिना वजह की राय भी क्यों देते हैं आप? नहीं, क्यों ना दी जाए, मुझे बताइए। चर्चा पर उनको बुलाया इसलिए गया है ताकि वकील के तौर पर बता सके वो क्या मुख्यमंत्री के आवास के बाहर झूठ बोल रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ना देशद्रोह का मुकदमा होता है क्या? अब मैं बता रहा हूं, आप तो बता नहीं पा रहे सर। मैं बता रहा हूं आपको अनंत जी, सुनो ना, बताइए मुझे आप। लंका जार असुर सब मारे। नहीं, अब मुझे आप चौपाइयां मत सुनाइए। मुझे ये बताइए कि भगवान, मुझे ये बताइए कि सांसद नवनीत राणा के घर के बाहर हंगामा करने के उपलक्ष्य में 600 से 700 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। मुझे ये बता देता हूं आपको, 143 था, 145 था, 147 था, सेक्शन 149 था, 37A था और 135 था। कितने गिरफ्तार हुए? अनंत जी मुझे बताइए कि हमारे इस हिंदुस्तान के इष्टदेव हनुमान जी को बेइज्जत करने की अनुमति किसी नवनीत राणा या किसी मंत्री या प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री को नहीं है। फैक्ट पर आइए हनुमान जी को इंसल्ट करने की हमारे इष्टदेव है। अजय जी फैक्ट पर आइए, आस्था से सरकार में चलेगा ना सब बचने के लिए। फैक्ट पर आइए, मुझे बताइए उस शिकायत में उद्धव ठाकरे का नाम था, संजय राउत का नाम था, अनिल परब का नाम था, उसके अलावा 600 से 700 अज्ञात शिव सैनिकों का नाम था। कितने गिरफ्तार हुए? हनुमान जी को क्या समझ लिया है? हनुमान जी अजय वर्मा जी 600 से 700 अज्ञात शिव सैनिक, अनिल परब, उसके अलावा 3 और बड़े नाम। कितनों के ऊपर कार्रवाई बताइए जरा मुझे। शिकायतकर्ता नवनीत राणा थी, उसमें शिकायतकर्ता पुलिस कैसे बन गई, बताइए जरा मुझे। इस देश में किसी को भी हनुमान जी की बेइज्जत करने की अनुमति अजय वर्मा उसमें शिकायतकर्ता नवनीत राणा थी, शिकायतकर्ता उसमें पुलिस कैसे बन गई, मुझे बताइए जरा। नवनीत राणा हो या देश के मंत्री हो या चीफ मिनिस्टर हो, अगर कोई भी भगवान हनुमान के इष्टदेव के कलयुग के राजा की बेइज्जती करेगा। अजय जी आपकी पार्टी राम सेतु के अस्तित्व को अब तक नकारती है। अरे भाई आपकी पार्टी चुनाव आते ही हिंदू बन जाती है, आपकी पार्टी चुनाव आते ही मंदिर मंदिर घूमने लगती है, आपकी पार्टी को चुनाव आते ही गोत्र याद आ जाता है, आपकी पार्टी को चुनाव आते ही कपड़ों के ऊपर लहजा आ जाता है, कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहनने का। और आप बता रहे आस्था की बातें। आपकी पार्टी कहती है, आपकी पार्टी ने क्या आगे नहीं लगाए अयोध्या के अंदर राम जन्मभूमि केस में अड़ंगा अटकाने के लिए। उनकी ट्रांसलेशन अगर वक्त पर होती तो ये फैसला कहीं पहले आ चुका होता। और आप बता रहे आस्था के लिए बातें। कोई भी जैन धर्म का आदमी या मुस्लिम इस्लाम का आदमी या सिख धर्म का आदमी अपने कुकर्मों को या गलत को सही साबित करने के लिए आप छुप नहीं सकते। 5 रेस कोर्स पर प्रधानमंत्री के घर गलत के को बाहर सही साबित नहीं कर देंगे। अपने धर्म का इजहार करने लगे, वहां जाके नमाज पढ़ने लगे, वहां जाके गुरुबाणी पढ़ने लगे, वहां जाके हनुमान चालीसा पढ़ने पड़े। ठीक है, क्या दिल्ली में नरेंद्र जवाब मिल गया। मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। संजय जी मुझे जवाब दे दीजिए सर। संजय जी मेरा सवाल आप ही से कि नवनीत राणा की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई, उसमें 600 से 700 अज्ञात शिव सैनिक भी शामिल थे, उसमें शिवसेना के सरकार के कई बड़े नाम भी शामिल थे। क्या कार्रवाई हुई उनके ऊपर? देखिए, नवनीत राणा रवि राणा के विषय में मैं एक ही बात कहूंगा, एक ढोंगी एक बहरूपिया दोनों खेल रहे थे दाव, दोनों डूबे बावरे खड़े थे पत्थर की नाव। उनके विषय में कोई भी बात करना मैं जायज ही नहीं समझता, क्योंकि जिन्हें इतनी तमीज नहीं। आप जायज समझे या ना समझे, कानून शिकायत को जायज समझता है। वो संजय गुप्ता या अनंत त्यागी किसको जायज समझते हैं, कानून उसके हिसाब से नहीं चलता सर। कानून के हिसाब से काम करेगा। बिल्कुल ठीक बात है,
बिल्कुल ठीक बात है। तो मुझे बता दीजिए कि एक सांसद और एक विधायक के तरफ से जब शिकायत दर्ज कराई गई तो क्या हुआ? भूल जाइए उनके नाम क्या थे, देखा जाएगा, भूल जाइए उनके नाम क्या थे। मुझे बताइए, एक सांसद और विधायक ने शिकायत दर्ज कराई, क्या हुआ? उसको देखा जाएगा, उस पर देखने के बाद उस मजलूम को फिर उस पर जो भी संति होगी शासन अपना काम करेगा। ऐसा थोड़ी है कि प्रशासन अपना काम नहीं करेगा शिकायत कर देने से। संजय जी, आपको इल्म है कि शिकायत क्या है उनकी तरफ से, पता है आपको? क्या जानना है उसकी शिकायत का, कि उसने क्या शिकायत किया है? उन्होंने तो संसद में नहीं जानते आप, तो संसद में नहीं। संजय जी, मुझे बताइए कि जिस शिकायत के बारे में आप कह रहे हैं कि देखा जाएगा, उनकी तरफ से शिकायत क्या दर्ज की गई, क्यों दर्ज की गई, किन धाराओं में दर्ज की गई और कौन कौन से नाम है, क्या पता है आपको? मिनिस्टर थे। देखिए संजय जी, सवाल से मत भागिए, मुझे ये बताइए। मैं कह रहा हूं कि भूल जाइए कि सांसद का नाम क्या है, विधायक का नाम क्या है, भूल जाइए आप। मैं ऐसे दो लोगों की बात कर रहा हूं जो इस वक्त संवैधानिक पद पर है, एक सांसद है, एक विधायक है। किसी भी बात को संसद के अंदर उन्होंने एक नेता के ऊपर, हमारे नेता के ऊपर आरोप लगाया कि मेरे को जान से मारने की धमकी दी। बात नहीं बनेगी सर, मुझे बताइए, वीडियोग्राफी संजय गुप्ता, मुझे बताइए कि सांसद और विधायक ने शिकायत दर्ज करवाई, कोई कंप्लेंट नहीं की। आप मुझे बताइए, जो इस तरह से झूठ बोलती हो जो महिला है, जिनके जाति प्रमाण पत्र को, अरे आप तय करेंगे क्या संजय गुप्ता? ये आप तय करेंगे क्या? ये आप तय करेंगे क्या? मुझे बताइए कौन सा लिटमस टेस्ट संजय गुप्ता के पास है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है? कौन सा लिटमस टेस्ट आपके पास है, बताइए जरा। किस कैपेसिटी में संजय जी तय कर रहे हैं कि वो कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है? किस कैपेसिटी में आप तय कर रहे हैं? मेरा सीधा सवाल सिर्फ आपसे ये था कि एक सांसद और एक विधायक ने शिकायत दर्ज करवाई, आपको पता है कि नहीं पता है? चढ़े थे पत्थर की नाव, बस इतना जवाब बहुत है उनके लिए। देशरत्न निगम जी, मुझे बताइए जरा कि एक सांसद, चुनी हुई सांसद, एक चुना हुआ विधायक लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट करवाते हैं, 600 से 700 शिव सैनिक उसमें होते हैं और उनके घर के बाहर शिव सैनिकों के हंगामा करते हुए तस्वीरें सामने हैं। जब जेल का ऑर्डर हो जाता है उसके बाद सड़कों पर नाचते गाते, हंगामा मचाते, पटाखे फोड़ते हुए तस्वीरें सामने हैं। वो शांति भंग नहीं है क्या? देखिए, वो है तो, और कानूनी कार्रवाई के लिए एफआईआर भी अब रजिस्टर हो गई है, तो क्या उस पर कार्रवाई होगी नहीं होगी ये आप सबने देखा है। अब तक तो अगर कोई और राज्य होता तो वहां पर शायद, जहां तक मैं समझता हूं कि अब तक तो अरेस्ट हो चुके होते। दूसरा देखिए, उनको कन्फाइन किया गया, उनको उनके घर से बाहर नहीं निकलने दिया, तो ये भी एक अपराध है। और उसके अलावा देखें जो हालात वहां बन रहे हैं, देखिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमें ये समझना पड़ेगा, अगर चुना हुआ सांसद, उसकी अगर फ्रीडम सुरक्षित नहीं हो सकती तो आम आदमी का क्या होगा? और वो व्यक्ति जिसने बोला कि हम प्रोग्राम नहीं करेंगे, उसके बावजूद वो धाराएं लगाई गई। जब उसने वो प्रोग्राम वापस ले लिया, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो ये देखिए हर चीज खत्म हो चुकी थी। उसको पहले दूसरा उन्होंने धारा लगाई, वो धारा काम नहीं आई तो दूसरी लगा दी, क्योंकि वो कह रहे थे हम बेल नहीं लेंगे, आप हमें भेज दीजिए। क्योंकि वो 153 एक ही बात हो रही थी जो द्वेष फैलाने वाली बात होती है, उसमें 3 से 5 साल की सजा है। यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, 3 साल की सजा है। तो इन्होंने ऐसी धारा लगाई, और धारा को अगर आप पढ़ेंगे तो उसका कोई भी उसका अंश इस पर लागू नहीं होता है। तो क्या देशरत्न निगम जी, इसको क्या स्टेट स्पॉन्सर्ड वेंडेटा कहा जाएगा? ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। वेंडेटा तो आपने बहुत कम शब्द इस्तेमाल किया। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, आतंक है। आपके पास पावर है तो उसका आप जिस तरह से जैसे भी इस्तेमाल करें, चुने हुए मंत्री सांसद को भी आप पकड़ के अंदर कर दें, तो ये खतरनाक बात है हमारी जमहूरियत के लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए। ठीक है सर, लेकिन कुशल दूरी मेरा कहना ये है सर कि आप लोगों के लिए भी चेतावनी है। 3 तारीख को लेकर के आप ख्वाब तो बहुत सजा रहे हैं कि हम ये करेंगे, मंदिरों के बाहर आरती करेंगे, सब कुछ करेंगे। सरकार से क्या बच पाएंगे आप? ऐसा ना हो कि जितने कार्यकर्ता आपके पूजा पाठ में लगेंगे उनको उठा के जेल में पटक दिया जाए। हम ना जेल से डरते हैं, ना पुलिस से डरते हैं। हम किसी भी तरीके से कानून को हाथ में नहीं लेंगे। हमें लोगों को तकलीफ नहीं देनी है, पर हम हमारे मुद्दे पे कायम रहेंगे, हम हमारे हिंदुत्व पे कायम रहेंगे। ये हमको कोई बोलने का किसी को अधिकार नहीं है कि हम डर जाएंगे, करना हम जरूर करेंगे। ठीक है, और जो हिंदू धर्म की प्रथाओं के अनुसार पूजा होती है उसको जो आप भूल चुके हो, इसका नाटक मत बनाइए। जो आप भूल चुके हो, ये नाटक नहीं, ये सत्य है। इसको आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
हमको जो हमने जो हमारे राज्यसभा में जो अल्टीमेटम दिया है, तब तक हम रुकेंगे। उसके बाद जो हमारे राज्यसभा का आदेश होगा उसके ऊपर ही हम चलेंगे। तरीके से हर चीज को आप गाय बजाएं। संजय जी, आपको नाटक भी क्या है? सद्बुद्धि है संजय जी। हनुमान चालीसा पढ़ना नाटक है क्या? आपको भी सद्बुद्धि है संजय जी। हनुमान चालीसा पढ़ना नाटक है क्या संजय जी? तो हम 100 आरती करना, मंदिरों में आरती करना नाटक है क्या? अगर जबरदस्ती किसी घर में उसके बिना अपॉइंटमेंट लिए हनुमान चालीसा की बात करना ये नाटक है। आप किसी घर में जाकर के हनुमान पूजा करना चाहते हैं तो बात तो करेंगे, चर्चा तो करेंगे, टाइम तो लेंगे। मुझे बताइए कि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने प्रोग्राम वापस लिया था कि नहीं लिया था? लिया था, नहीं लिया था, इससे क्या ताल्लुक है? क्यों नहीं बनता? ऐलान किया था तो अपराध हुआ कि नहीं हुआ, इसी के आधार पर तो सजा तय होगी ना। कहा कि मैं ये करूंगा तो वो अपराध ही माना जाता है। हाँ, उन्होंने कहा 9 बजे जाएंगे, हम 9 बजे जाकर के करेंगे। कैसे माना जाएगा तो हुआ संजय जी? कि हम ये करेंगे, क्या उसको होने देते हम? क्या उसको होने देने के बाद उस पर एक्शन लिया जाता? मतलब कानून व्यवस्था जब बिगड़ जाती, हमारे घर में वो हंगामा कर देते, उसके कोई उपद्रव कर देते, उसके बाद फिर आप कहते पहले क्यों नहीं रोका? तो कुशल दूरी को आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते सर? आपने होने क्यों नहीं या फिर आप राज ठाकरे को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते जो कह रहे हैं कि 3 तारीख को प्रोग्राम करेंगे? बताइए सरकार संज्ञान लेती। अरे संजय जी बताइए ना, फिर राज ठाकरे को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया आप लोगों ने? ये वहां दाल गलती नहीं है। देखिए, राज ठाकरे ने जो बात की है उसके ऊपर सरकार ने लाउड स्पीकर पर कई गाइडलाइंस अपनी जारी की हैं और हर मस्जिद पर। अरे लाउड स्पीकर छोड़ दिए सर, जो 3 तारीख को प्रोग्राम कर रहे हैं, जिस बात की तस्दीक कुशल जी लगातार कर रहे हैं कि 3 तारीख को वो क्या कर रहे हैं, वो तो बता रहे हैं ना। वो आपको शांति भंग नजर नहीं आ रहा क्या? या राज ठाकरे के खिलाफ बोलने में कुछ हिचकिचाहट होती है? वो देखेंगे, राज ठाकरे जी भी हमारे अपने हैं, बीजेपी भी हमारी अपनी है, ये कौन सा हमारे से अलग है? तो ठीक है, कुछ वक्त चल रहा है ऐसा अभी कि जो थोड़ी सी कुछ शिखंडी और कुछ मामा शकुनी ऐसे आए हुए हमारे बीच में कि जो मैं तो उस बात का समर्थन करता हूं जो प्रताप सरनायक जी ने कहा था और जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल जी ने कहा था कि हमारे बहुत पुराने संबंध रहे हैं और हमें इस बात को देखने की जरूरत है कि किस तरह से हम फिर से एक नई विचारधारा, उसी विचारधारा के साथ चल सकते हैं। मगर इस महाभारत में एक शिखंडी नहीं है, इस महाभारत में एक मामा शकुनी नहीं है। बहुत से मामा शकुनी और शिखंडी ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते इस पार्टियों में रहते हुए भी कि बीजेपी और शिवसेना फिर से एक हो, और इसी कारण से ये युद्ध थोड़ा सा ज्यादा लंबा चल रहा है। अरे आप तो गजब बात कर रहे हैं सर। आप चाह रहे हैं कि बीजेपी शिवसेना वापस को अजय वर्मा चर्चा का हिस्सा ही है सर। ले दे के कहीं कहीं तो उनकी गठबंधन में सरकारें बनती हैं, उनको बड़ी टेंशन हो जाएगी। देखिए आनंद जी, मैं एक बात बताता हूँ, एक बात और सुन लीजिए आप जी। आपके बात संजय जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। एक बात और सुन लीजिए आप। देखिए, मैं आज आपको एक बात बोल रहा हूँ बड़ी सच्ची। हाँ, हिंदुत्व हमारी माँ है और हिंदुत्व को मानने वाला हर शख्स हमारा भाई है। भाइयों में आपस में लड़ाई भी हो सकती है, किसी ने कहा है। अरे तो सर क्या रवि राणा आपकी भाई नहीं हुए क्या? जो अपनों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, पाठ कर रहे हैं, जो अपनों को दिखाने की, जो अपनों को नीचा दिखाने की, रवि राणा भी तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं सर। अब उनको आप भाई मानने को तैयार नहीं है और बाकी आप परिभाषा लगातार ये दो बातें हैं सर। लेकिन आपने इंपॉर्टेंट बात कर दी है कि आप वापस चाह रहे हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाए की कोशिश करते हैं। हाँ, वो देश और संगठन को क्या मजबूत बनाएंगे। हाँ, भले ही कितनी ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुंच जाएं, वो एक दिन जड़ों से खोखले हो जाएंगे। चलिए ठीक है सर, देख लीजिए मेरे पास वक्त सिर्फ इतना ही था। हालांकि मेरी दिलचस्पी इस बात करने में और थी कि आप लोग मेल की उम्मीद कैसे कर रहे हैं। बराबर मुझे आप लोग सभी लोगों को शुक्रिया करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए सर। वक्त मेरे पास इतना ही था।